नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट 2024 परीक्षा के बारे में और इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे ये हम देखेंगे। दोस्तों, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि किस स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम आते हैं। अगर आपने नेट की परीक्षा दी होगी अभी और अगर आप चाहते हैं कि सेट में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक बात आप ये ध्यान रखिए कि MP सेट और नेट का जो सिलेबस है वो दोनों एक ही है, इसीलिए आपको ज़्यादा अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ी सी और चीज़ें देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होता है और नेट में कैसा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुगल शासक फ़र्रुखसियर द्वारा प्रदत्त फरमान में अंग्रेज व्यापारियों को किन क्षेत्रों में सीमा शुल्क में असाधारण कटौती की गई थी? तो माफ़ कीजिए, तो वह जो क्षेत्र थे वह थे सूरत और बंगाल। कौन से? सूरत और बंगाल दो क्षेत्र थे। यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस करने का प्रयास नहीं करूँगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वही मैं आपको बताऊँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका समय बचे और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख कर यहाँ से जाएँ। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, किसने 1765 में एक संस्था के माध्यम से नमक निर्माण एवं व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया था? तो वह था रॉबर्ट क्लाइव और ये पहला गवर्नर होता है कहाँ का? बंगाल का पहला गवर्नर होता है ये। और ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसके समय से ही बंगाल की लूट शुरू होती है और प्लासी का युद्ध हो, प्लासी के युद्ध में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ बक्सर की युद्ध भी इसी के समय के दौरान होता है। हाँ, माफ़ कीजिए, इसके समय के दौरान नहीं होता, लेकिन जब बक्सर के युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके लिए स्पेशली इसे इंग्लैंड से वापस बुलाया जाता है, वो संधि की शर्तें निर्धारित करने के लिए। तो अंग्रेज़ों के भारत में शासन स्थापना में इसका काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान माना जाता है। अब इसके बाद में देखिए, ब्रिटिश भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था? तो वह कितना था? 19% आता था। कितना? 19% क्षेत्र आता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि UGC नेट में कथन और कारण वाले सवाल ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ क्रम से जमाने वाले क्रोनोलॉजी जमाने वाले सवाल ज़्यादा होते हैं, ABCDE इस टाइप के सवाल ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो सेट एग्ज़ाम होता है उसमें सीधे तौर पर चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती हैं। थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रथमतः किस स्थान पर लागू किया गया था? मद्रास में यह लागू किया गया था। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो वे हैं DV नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये यहाँ पर इसके राइटर हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच को 1854 में चार्ल्स वुड के नेतृत्व में यह गठन हुआ था इसका। और इस समय पर जो गवर्नर जनरल था वह था डलहौजी, जिसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1854 तक। और इसी व्यवस्था के तहत भारत में प्रमुख जो विश्वविद्यालय हैं, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी के तहत यहाँ पर होती है और यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का या फिर भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। माफ़ कीजिए। किस वर्ष में स्ट्रैची आयोग का गठन हुआ था? तो किस वर्ष में स्ट्रैची आयोग का गठन हुआ था तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ पर दो विकल्प हैं, दोनों ही मैंने गलत कर दिए हैं। और एक हिंट आपको मैं ये दे देता हूँ कि B या C दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आपको बताना है कि आंसर क्या है। स्ट्रैची आयोग, ठीक है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आयोग था और 1876 से 77 के दौरान जो भीषण अकाल हुए थे उसके बाद इसे गठित किया गया था। तो आपको बताना है कि यह कब बना था।
पागलपंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो करीम साहब पागलपंथी संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन पेपर नहीं होता है सेट का, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जहाँ पर सीधे तौर पर फैक्ट पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम भी कई मायनों में बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है कई बार। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से याद नहीं किया है, अगर आपको अच्छे से डेट तथ्य अगर आपको अच्छे से याद नहीं है, तो आपके लिए वो एग्ज़ाम टफ हो सकता है। मेरे खुद यहाँ पर 100 में से सिर्फ 86 मतलब कि 150 में से सिर्फ 86 क्वेश्चन ही यहाँ पर सही हुए थे, तो जिसके कारण मैं इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाया था 2024 में। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जहाँ पर जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो ना केवल फैक्चुअल होता है बल्कि एनालिटिकल भी होता है, इसीलिए वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लेंदी होता है। लेकिन जो सेट एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर बंगाल गजट किसने शुरू किया और पागलपंथी संप्रदाय कौन शुरू कर रहा है, सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आप बहुत पीछे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ईजी लगते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। किस दिनांक को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ था? तो यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता क्या था? तो भैया कम्युनल रिवॉर्ड, जो सांप्रदायिक विभाजन करने की जो नीति थी अंग्रेज़ों की, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि भाई हम हिंदू और मुस्लिमों को तो आरक्षण दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हम दलितों को भी आरक्षण देंगे। तो यहाँ पर गांधी जी अंग्रेज़ों की चाल को समझ गए थे और उन्होंने कहा कि भाई अभी तो तुम हमारी जो सांप्रदायिक एकता है तुम उसे बांट चुके हो, तुम पहले ही हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग कर चुके हो। अब अगर तुम दलितों को भी अलग लालच दोगे कि हम आपको अलग सीट देंगे, अलग से आपको रिजर्वेशन देंगे, तो फिर इससे राष्ट्रीय एकता कमज़ोर पड़ेगी। तो गांधी जी यहाँ पर आमरण अनशन पर चल गए थे। फिर राजेंद्र प्रसाद और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह हैं उनके कहने पर, उनके मनाने पर यहाँ पर अंबेडकर जी मानते हैं और अंबेडकर जी फिर यहाँ पर गांधी जी की शर्तों से सहमत होते हैं और फिर गांधी जी अपना अनशन तोड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलनों का यह परिणाम था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे अंबेडकर जी। इसके बाद यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय जागरण की दिशा में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन नहीं था। नहीं शब्द को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो यहाँ पर पेपर में। आप 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप इस एग्ज़ाम को दो तो ये एग्ज़ाम OMR सीट पर होता है, मतलब आपको पेन से गोला पाड़ना होता है। तो ब्लू और ब्लैक पेन तो आप लेके ही जाना। साथ ही साथ जब आप टिक करो तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में टिक किया था ना, जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लें आप उसमें इस तरह से टिक कर लें, और जो आंसर आप लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गलत आंसर दिया था, मैंने सी दिया था, तो यहाँ पर आप हल्का सा उसमें भी टिक कर लें, ताकि जब आप परीक्षा देकर आए वापस अपने घर में तो आप अगर चेक करना चाहें कि आपका स्तर क्या रहा तो आप पता कर सकें। और साथ ही साथ क्वेश्चन में टिक करने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर गोले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर को पलटा के देख सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है और कौन सा अभी करना बाकी है। ये नहीं करना है कि आपने एक क्वेश्चन से शुरू किया और ये ठान लिया कि मैं 1 से शुरू करूँगा और 150 में जाकर ही रुकूँगा। आपको जो पहले आपके दिमाग में आपको आंसर आए, आपको पहले आसान क्वेश्चनों को हल करना है और जो आपको नहीं बन रहा है उसको आपको छोड़ते जाना है और फिर बाद में उसको करना है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठन कौन सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वह संगठन बताइए जिसकी स्थापना कांग्रेस से पहले नहीं हुई है, यानी कांग्रेस के बाद बना संगठन यहाँ पर पूछा गया है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कांग्रेस से पहले बनी है और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता ये भी पहले बनी हुई है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये भी पहले बनी हुई है और बॉम्बे पीपुल्स एसोसिएशन
बॉम्बे पीपल्स एसोसिएशन, यह जो संगठन है ये बाद में बना है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और इस तरह के बहुत सारे संगठन आपको 1857 के बाद से देखने को मिलेंगे, और आपको इन सभी को क्रम से लिखना है अपनी नोटबुक में, और इनके ईयर और इनके जो संस्थापक है वो लिखना है, और अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेट हो या सेट, हर बार इसमें एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1877 में भारतीय सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो यह थी 19 वर्ष। 1877 है, यानी कि 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल रहता है, और यह ऐसा गवर्नर जनरल होता है, हालांकि इस समय तक गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। इसी के समय पर अकाल पड़ता है और उसके बावजूद ये दिल्ली दरबार आयोजित करता है, और इसी के समय पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, और इसी के समय पर स्ट्रेची कमीशन बनता है, जो अभी हम देख चुके हैं, पहले क्वेश्चन आया है। और ये क्या करता है कि ये मानता था कि भाई भारतीय सिविल सेवा की योग्य नहीं है, और यह काफ़ी रंग भेद मानता था और नस्ल भेद भी ये काफ़ी मानता था। तो ये समझता था कि भाई भारतीयों को सिविल सेवा में नहीं आना चाहिए। इस समय पर क्या होता था कि सिविल सेवा की जो परीक्षाएं थी वो लंदन में आयोजित की जाती थी। अगर कोई भारतीय, अब एक बात तो यहाँ पर हो गई कि अगर कोई भारतीय देना चाहे तो वही दे सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो, मतलब जो कुलीन वर्ग के बच्चे हैं वही यहाँ पर सिविल सर्विस की परीक्षा दे सकते थे, क्योंकि उनकी इतनी कुव्वत थी कि भैया आपको लंदन जाना है और उससे पहले आपको एक अच्छी शिक्षा लेनी है। पहले 21 वर्ष थी तो आपको 21 वर्ष तक अच्छी शिक्षा लेनी है, 21 वर्ष से पहले पहले, और आपको अच्छी सारी चीज़ें समझनी है। अच्छे से आपको अंग्रेजी माध्यम में चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा होगी। फिर उसके बाद में आपको इंग्लैंड जाकर पेपर देना है लंदन में। तो यहाँ पर जो लिटन था वो काफ़ी मतलब कि धूर्त टाइप का व्यक्ति था, काफ़ी भारतीयों को मतलब कि बहुत हीन की नज़र से देखता था। तो इसने जो उम्र है वह 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी, ताकि अगर कोई भारतीय पेपर देना भी चाहे तो उसके लिए परिस्थितियां और ज़्यादा कठोर हो जाए। अब इसके बाद में देखिए, कर्जन द्वारा तिब्बत पर दबाव डालने हेतु यंग हस्बैंड मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो यह 1903 में भेजा गया था। कर्जन भारत के आधुनिक निर्माण के प्रमुख गवर्नर जनरलों में से एक रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि डलहौजी का शुरुआती प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा, उसी तरह से कर्जन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। न केवल इन दोनों ने भारत में काफ़ी सारी आधुनिक चीज़ों को लाने का काम किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी इनके समय में ही ज़्यादा जली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस हो या फिर जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये सब कह रहे थे कि भाई हमको पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन गांधी जी अभी भी ये मान रहे थे कि अंग्रेज हमें शासन सौंप देंगे, और वो अभी भी स्वराज की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे वो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। और इस लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1929 को ये होता है, और इस दिन तिरंगा फहराया जाता है और कहा जाता है कि अब भारत स्वतंत्र है और अब हम पूर्ण स्वराज ही लेकर रहेंगे। तो गांधी जी को भी यहाँ पर बात मानना पड़ता है, और फिर यही कारण है कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू किया गया, जो कि 26 नवंबर को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इसी तिथि की याद में जब पहली बार भारतीय कांग्रेस ने, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को पूर्ण आज़ादी दिलाने की ठानी। माफ़ी चाहूँगा। अब इसके बाद में देखिए, 21 सितंबर 1932 को गुरुवायूर मंदिर में अनुचित जाति के प्रवेश की मांग पर निम्न में से कौन अनशन पर बैठे? तो वे थे के केलप्पड़। ये केरल की बात यहाँ पर हो रही है, और ये इस आंदोलन की नेतृत्व करता थे, और महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था।
हैदराबाद को भारतीय राष्ट्रीय संघ में मिलाने हेतु कौन सी कार्यवाही की गई थी और वह किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1948 सितंबर 1948 में यह कार्यवाही की गई थी और उसे ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा कलकत्ता में सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस, यानी कि बहुत ज़्यादा हिंसा यहाँ पर हुई, जहाँ पर फिर बाद में महात्मा गांधी जी वहाँ पर हिंसा को समाप्त करने के लिए जाते हैं और वे अपने अहिंसात्मक तरीके से और अपने प्रभावी व्यक्तित्व के ज़रिए अहिंसा को वहाँ पर माफ़ कीजिए, वहाँ पर जो हिंसा हो रही होती है, जो दंगे हो रहे होते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित किस धारा ने देश में बेगार प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया? तो वह थी धारा 23। मद्रास प्रेसिडेंसी से हटाकर पृथक आंध्र राज्य अंतोगत्वा किस वर्ष निर्मित हुआ? तो 1953 में। हम देखते हैं कि जो क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल गया, जो एक नेता होते हैं यहाँ पर और काफ़ी समय तक वो अनशन करते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर मनाने की वो मांग करते हैं, लेकिन उनकी श्री रामालू ऐसा कुछ नाम है उनका, उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उनकी मृत्यु के बाद में बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होते हैं और फिर पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनता है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ही होता है। दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया? तो वह था 7,250 करोड़। तो यहाँ तक के क्वेश्चन से आप समझ रहे होंगे कि चीज़ें ज़्यादातर तथ्यात्मक हैं, चीज़ें ज़्यादातर फैक्चुअल हैं। तो अभी भी काफ़ी समय है, अगर आप सेट एग्ज़ाम 2026 देना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर बाकायदा हम रोज़ क्या क्या हम पढ़ सकते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सब डे प्लान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जहाँ पर नोट्स वगैरह पहले पेपर और दूसरे पेपर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों को अपने दिमाग में अभी से बैठाने का प्रयास कीजिए, ताकि एग्ज़ाम के करीब करीब आपके दिमाग में दबाव ना पड़े। अभी भी 35-38 दिन है, अगर आप अभी भी अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कल्हड़ ने अपने से पहले 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन एक इतिहासकार नहीं है? तो उन्होंने क्षेमेंद्र के बारे में किया है, सुब्रत के बारे में भी किया है और पद्म मिहिर के बारे में भी किया है। प्रभात राग के बारे में उन्होंने नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने गलत दे दिया था। टॉयनबी ने अपने अध्ययन हेतु कुल 21 सभ्यताओं को लिया, जिसे बाद में बढ़ाकर या घटाकर कितना कर दिया गया? तो बाद में इन्हें बढ़ाकर 26 कर दिया गया और 26 सभ्यताओं का उसने अध्ययन किया था और ये सीधे तौर पर आया है 10वीं यूनिट से, जहाँ पर टॉयनबी, लियोपोल्ड वान राके जैसे इतिहासकारों को हमें पढ़ना होता है। इसके बाद में देखिए, किसने कहा था कि विश्व इतिहास महान संस्कृतियों का खेल है? तो ओसवाल्ड स्पेंगलर ने कहा। कार्ल मार्क्स की मान्यता अनुसार वर्ग संघर्ष में अंतिम विजय किस वर्ष की होगी? तो वह होगी सर्वहारा वर्ग की। यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार क्या था? मानववाद था। हेसियड ने किस आधार पर होने वाले परिवर्तन की कल्पना की? तो उसने युग चक्र के सिद्धांत के आधार पर होने वाले परिवर्तन की कल्पना की। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन 71 से लेकर 76 तक, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ से हैं? तो ये 10वीं यूनिट से है। जो 71 वाला को छोड़ दें, अगर हम 72 से लेकर 75 तक के जो क्वेश्चन हैं, 76 तक के जो क्वेश्चन हैं, वह 10वीं यूनिट से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन में कहा गया कि भाई एक यूनिट से इतने सवाल आएंगे तो आएंगे, कई बार सवाल बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब आगे देखिए, इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? तो डेविड थॉमसन का।
ये नहीं है, गलत है। बटरफील्ड का ये विचार है। भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठाधार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो A.R. देसाई इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख विषय क्या था? तो उनका विषय था जनसाधारण का वर्णन। मार्क्सवादी विचारधारा से ही यह विचारधारा निकली। हालांकि मार्क्सवादी विचारधारा जहां पर श्रमिक वर्ग में ही उलझी रही, वहीं पर सबाल्टर्न का मानना था कि भाई इतिहास हमेशा राजाओं, महाराजाओं या फिर कुछ प्रभावी लोगों तक ही क्यों सीमित रहे, आम लोगों का इतिहास भी लिखा जाना चाहिए। इस विचारधारा को लेकर यह सबाल्टर्न विचारधारा शुरू होती है और भारत में इसके प्रतिपादक जो थे वह थे रणजीत गुहा जी। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती आधुनिकवादी इतिहासकारों का इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक उनका दृष्टिकोण था। तो यहाँ पर सीधे तौर पर 71 से लेकर 80 क्वेश्चन, यानी कि सीधे सीधे 10 क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं? 10वीं यूनिट से, जहाँ पर इतिहास की अलग अलग विचारधाराएं, इतिहासकार जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनकी किताबें वगैरह और इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं, इस तरह के सवाल वहाँ से बनते हैं। तो देखने में लगता है कि बहुत ही लेंदी, बहुत ही कठिन यूनिट होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एमए जब हम करते हैं तो उसके पहले और दूसरे सेमेस्टर में हम इतिहास लेखन यानी हिस्टोग्राफी को पढ़ते हैं। अगर हम उन्हीं किताबों को अच्छे से दोबारा पढ़ लें या फिर उन्हीं से कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लें, जैसे अलग अलग विचारधाराएं, उनके अलग अलग विचारक, इतिहासकार, उनकी रचनाएं, अगर हम ये सब इनके नोट्स बना लें तो 10वीं यूनिट हमें बहुत ही हल्की लग सकती है। और 10वीं यूनिट ऐसी होती है जहाँ पर सवाल देखने में बड़े हैवी लगते हैं। अगर आपने कभी 10वीं यूनिट की तैयारी नहीं की तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या क्या पूछ लेता है, लेकिन अगर आपने 10वीं यूनिट पढ़ा है तो आपको वो सवाल बहुत आसान लगेंगे और इस तरह के सवाल आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत कम बच्चे सही करते हैं। कुमारपाल चरित्र का लेखक कौन है? तो हेमचंद्र कुमारपाल चरित्र का लेखक है। बैपुल्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई? तो स्पूनर के द्वारा खुदाई की गई। रुद्रदामन का प्रथम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुद्रदामन प्रथम का जो शिलालेख है वह हमें मिलता है जूनागढ़ से। और जूनागढ़ के इस शिलालेख में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे संस्कृत भाषा में लिखा गया यह पहला शिलालेख है और इसमें हमें जो सुदर्शन झील है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और आगे चलकर अलग अलग शासकों ने किस तरह से उसका जीर्णोद्धार करवाया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब इसमें देखिए, सिंधु घाटी की मोहरों पर जीवन वृक्ष अंकित पाया गया है। यह मायावी वृक्ष किससे मिलता जुलता है? तो यह समी वृक्ष से, जो समी शंकर भगवान को चढ़ाई जाती है। छोटे छोटे उसमें पत्ते होते हैं, बहुत ही जो बबूल के पेड़ होते हैं उस तरह के छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसमें। तकरीबन 108 पत्ते एक पत्ती में होते हैं, छोटे छोटे से। तो उससे यहाँ पर बताया गया है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो इतने सरल क्वेश्चन हैं कि अगर 10वीं 12वीं के बच्चे को भी दे दिया जाए तो वो भी आसानी से कर देगा, लेकिन यही वो क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं निकाल नहीं पाया था 2024 में, जबकि मेरी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक थी और एमए भी मेरा चल रहा था। तो आप सोच सकते हो कि जो सवाल होते हैं वो सीधे फैक्चुअल होते हैं। अगर आपको फैक्ट अच्छे से रटे हुए हैं, पता है, तो आपके लिए ये पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप सेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 1 मार्च को आप पेपर देने वाले हैं, तो जी जान से लग जाइए। ये मत देखिए कि आप कितना पढ़े हैं या फिर कितना पढ़ना है, बस पढ़िए, हर दिन अपनी लिमिट को आगे बढ़ाइए। आपको पढ़ना है ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकें। वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था करती थी? तो वह करती थी वेदत्त। यहाँ पर अगला सवाल आता है कि बौद्धों की तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में। प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं के लेखक कौन हैं? तो वह है R.S. शर्मा यानी रामशरण शर्मा। कठोपनिषद में आत्मा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है?
तो उसे कहा गया है पुरुष। इसके बाद में अगला सवाल आता है, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो वह थी राजगीर, सबसे प्राचीन यह राजधानी थी। फिर हम देखते हैं कि उदयन के समय पर पाटलिपुत्र राजधानी बनती है, जो कि बहुत लंबे समय तक राजधानी बनती है। और पाल शासक देवपाल पाटलिपुत्र से आदेश जारी करने वाला अंतिम शासक होता है, और अंतिम वंश पाल वंश होता है जो यहाँ पर से आदेश जारी करता है पाटलिपुत्र से। इसी पाटलिपुत्र के अवशेष पर आज पटना शहर बसा हुआ है, जो कि बिहार की राजधानी है। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो वह था अम्भी। सातवाहन काल के दौरान गोलमिका क्या था? तो वह था सेना की एक टुकड़ी का प्रधान। क्या था? वह था गोलमिका, सेना की एक टुकड़ी का प्रधान। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वहाँ हुआ था राजगीर में। अब यहाँ पर देखो, सीधे तौर पर दो बौद्ध संगीतियों के बारे में यहाँ पर पूछ लिया है। अशोक के समय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और पहली बौद्ध संगीति यहाँ पर पूछ लिया है राजगीर में, और ये अजातशत्रु के समय पर ये हुई थी। राजगीर की जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पर ये हुई थी। आज के मध्य प्रदेश में मौर्य काल में मध्य भारत के मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी उज्जैन। विदिशा को लेकर मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था क्योंकि जो विदिशा के नगर श्रेष्ठी थे, उनकी बेटी जो देवी थी, उनसे यहाँ पर अशोक प्रेम करने लगे थे और उन्होंने उनसे विवाह किया था। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो ये भी आपको देखते हुए चलना है। तो उनकी जो अवंती जो उनका एक प्रांत था, उसकी राजधानी यहाँ पर उज्जैन थी। राज्य, और ये भी आप ध्यान रखना कि इस बार नेट में पूछा गया था कि भाई कितने प्रांत थे उनके, तो ध्यान रखना कि उनके 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर 4 प्रांत थे, और 5वां प्रांत जो कलिंग था उसको जीतने का काम अशोक ने किया था। तो इस तरह से मौर्यों के पास 5 प्रांत थे। अब राज्य व्यवस्था का सप्तांग सिद्धांत किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। सप्तांग सिद्धांत में बताया गया है कि राजा के पास सभा होनी चाहिए, उसके पास में एक दुर्ग होना चाहिए, उसके पास में धन होना चाहिए, सेना होना चाहिए, उसके पास में मंत्री परिषद होनी चाहिए, उसके पास में अच्छे मित्र होने चाहिए, अच्छे पड़ोसी होने चाहिए। और 8वें जो अंग है उसके तौर पर बाद में ये जोड़ा गया कि एक अच्छे राजा के पास में एक मजबूत राजा के पास में शत्रु भी यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि तभी तो मज़ा है। अब इसमें देखिए, ये अगला प्रश्न आता है, सातवाहनों की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहनों की अंतिम राजधानी यहाँ पर विकल्प में नहीं दी गई है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग द्वारा हटा दिया गया है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको बताना है कि सातवाहनों की अंतिम राजधानी कहाँ थी। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में हर्षवर्धन किस धर्म का पालन करता था? तो वह करता था शैव धर्म का। बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। इसी तरह जो सम्राट अशोक थे, वह भी अपने शुरुआती जीवन में शैव धर्म को मानते थे, और बाद में कलिंग युद्ध की विजय के बाद कलिंग युद्ध में जो रक्तपात हुआ, उससे दुखी होकर वे भी बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते हैं। चार्वाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मूर्ति किस स्थापत्य शैली में निर्मित की गई? तो मथुरा शैली में इनकी सबसे पहली मूर्ति बनाई गई। और जो गांधार शैली है, इसमें सर्वाधिक मूर्ति यहाँ पर गौतम बुद्ध की बनाई गई। किस चालुक्य शासक ने रणविक्रम की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन प्रथम ने रणविक्रम की उपाधि धारण की थी। वही पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो उसने नर्मदा नदी के किनारे सम्राट हर्षवर्धन की सेना को पराजित किया था। होयसलेश्वर के प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विष्णुवर्धन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। कामरूप के निम्नलिखित बर्मन शासकों में किसने प्राण ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया था? तो पुष्य बर्मन ने अपनी राजधानी बनाया था।
गुजराती कवि सोढल ने किस पाल वंश के शासक को उत्तरापथ स्वामिनी कहा? तो धर्मपाल को उसने ऐसा कहा था। और धर्मपाल के विषय में हम देख चुके हैं कि धर्मपाल पाटलिपुत्र से आदेश जारी करने वाला अंतिम शासक था भारतीय इतिहास का। साथ ही साथ जो पाल वंश था वह भी अंतिम वंश था जिसने पाटलिपुत्र से अपना शासन अपने आदेश जारी किया। ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? तो वह था नागभट्ट प्रथम। परमारवंशी किस शासक के दरबार में नव सहसांग चरित्र के लेखक पद्मगुप्त निवास करते थे? तो वह करते थे बागपति मुंज के दरबार में। और जो भोज हैं वह परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और सबसे महान शासक थे। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि किसे दी जाती थी? तो ब्राह्मणों के समूहों को यह भूमि दी जाती थी, अग्रहार भूमि। दक्षिण भारत में नानादेशी नामक व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो यह व्यापारिक श्रेणियों से संबंधित व्यवस्था थी। चंदन वासव का संबंध किस संप्रदाय से था? तो उनका संबंध था लिंगायत संप्रदाय से। हैन-सांग के भारत आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। शीलभद्र से हैन-सांग शिक्षा प्राप्त करता है और इन्हीं से प्रभावित होकर हैन-सांग काफ़ी समय तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर भी काम करता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में कहा जाता है कि यह उस समय पर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पर देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। और इस विश्वविद्यालय के विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ पर के जो गार्ड होते थे वह भी इतने विद्वान होते थे कि किसी विद्यार्थी को जब एंट्री वो लेता था विश्वविद्यालय में तो उससे सवाल जवाब करने का काम वही कर लेते थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ के जो गार्ड हैं वो भी किसी विद्वान से कम नहीं थे। तैमूर लंग की आत्मकथा का क्या नाम था? तो मलफूजात ए तैमूरी इसका नाम था। तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने इसका अनुवाद किया। और यही अब्दुल रहीम आगे चलकर रहीमदास बनते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित संत ये बनते हैं और इनके काफ़ी दोहे प्रचलित हैं। अब्दुल रहीम जो थे वह बैरम खां के लड़के थे। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की यह रचना है। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1175 में उसने पहला आक्रमण किया था। 1191 में उसने तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से, जो कि चौहान वंश के अंतिम शासक थे, उनसे हार झेली। और 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। साथ ही साथ 1194 में उसने गढ़वाल शासक जो जयचंद है, चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया 1194 में। इसके बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्वान था। किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है? तो वह कहा है एल्फिंस्टन ने। चालीसा के मंडल का दमन किसने किया था? तो यह किया था बलबन ने। इसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता था दल चालीसा को। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इसमें 40 योग्य दास होते थे और यह इतने प्रभावी होते थे कि यह सुल्तान की सत्ता को स्थायित्व देते थे। लेकिन आगे चलकर जो सुल्तान बनने लगे वह इसी के अंदर से निकलने लगे। जैसे बलबन खुद इस तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा का सदस्य था। बाद में उसे लगा कि कोई उसका प्रतिद्वंदी ना निकल आए इससे, इसलिए उसने दल चालीसा को ही समाप्त कर दिया। बाबर ने चंदेरी पर कब आक्रमण किया? तो 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था। मेदिनी राय यहाँ का शासक था। और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया अकबर ने। इसके बाद में विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में आया था? तो वह आया था जहांगीर के दरबार में। हालांकि वह अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था, हालांकि जब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। बहमनी शासक अहमद शाह
1422 से 1435 ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित की? तो उसने बीदर स्थानांतरित की अपनी राजधानी को। दीवान मुस्तक राज की स्थापना किसने की? तो दीवान मुस्तक राज की स्थापना करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार व्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसी के समय से दिल्ली में साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है और इसने बहुत ज़्यादा आक्रमण किया। इसने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ की रानी पद्मावती की कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिस पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाम का उपन्यास भी लिखा। मध्यकाल में बयाना और सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह प्रसिद्ध थे नील उत्पादन के लिए। विजयनगर शासकों के अधीन भूमि स्वामी और पट्टेदार के बीच बंटवारे की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो इसको वारम कहा जाता था। अकबर के समय सबसे कम मनसब किसके पास थे? अकबर के समय सबसे कम मनसब कितने का था? तो वह था 10 का। मुगल काल में जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे मिल्कियत कहा जाता था। आज भी हम कहते हैं ना कि भाई वह मेरी मिल्कियत है, वह मेरी जागीर है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वह खुद की चीज़ों के लिए होते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत ज़मीन होती थी उसको मिल्कियत कहा जाता था। कब? मुगल काल में। 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला मुसाफिर जोवान्नी कारेरी किस देश का निवासी था? तो वह था इटली का निवासी। आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? तो शाहजहां ने इन सिक्कों का प्रारंभ करवाया था। मराठा सेना में शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो इसको बरगीर कहा जाता था। अब इसके बाद में देखिए डचों द्वारा किस स्थान पर गुस्तावुस किले की स्थापना की गई? तो चिनसुरा में इन्होंने गुस्तावुस किले की स्थापना की। सदरुस सुदूर का मुख्य कार्य क्या होता था? तो धार्मिक विभाग की देखरेख करना इसका काम होता था। यह एक प्रकार से काजी होता था, धार्मिक व्यक्ति होता था और इसका काम धार्मिक विभाग की देखरेख करना होता था। किसका? सदरुस सुदूर का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो वह था मंसूर। और यहाँ पर हर एग्ज़ाम में जो नेट हो या फिर सेट हो, चित्रकार या स्थापत्य कला से जुड़े मुग़ल वंश से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हुनुर दिल्ली दूरस्थ कथन को आप किस सूफी संत से संबंध रखते हैं? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने यह कथन कहा था। जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई तो एक खुसरो नाम का एक शासक था, वह गद्दी पर बैठने का प्रयास करता है और वह अलग अलग लोगों को धन देता है। उनमें वह धन देता है निज़ामुद्दीन औलिया को भी, जो कि दिल्ली के प्रमुख संत थे, ताकि वे उसका समर्थन करें। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पर खुसरो को हटाकर खुद स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं, तुगलक वंश की स्थापना करते हैं 1320 में, तो जब वह सबसे धन की उगाही करते हैं जो कि बांटा गया था, तो वे इनसे भी कहते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया से भी कहते हैं कि भाई आप भी धन वापस करो, तो वे वापस नहीं करते हैं। जब तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक है, जब बंगाल विजय के अभियान पर जा रहा होता है, तो वह कहता है कि मेरे वापस आने से पहले आप धन दे देना, वरना मैं आपको मरवा दूंगा। तो जब वह दिल्ली के बहुत करीब होता है तो जो निज़ामुद्दीन औलिया है उनके शिष्य उनसे कहते हैं कि प्रभु, या फिर जो भी वो कहते होंगे कि भाई हमने अभी तक धन नहीं दिया है और अगर गयासुद्दीन तुगलक आ गया तो हमें मार देगा। तो उस समय पर गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि हुनुज दिल्ली दूरस्थ। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी होती है, क्योंकि रास्ते में ही मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां, जो कि अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को बुलाता है कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, जो आक्रमण उसने किया था दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर वह बुलाता है अपने पिता को, गयासुद्दीन तुगलक को। लकड़ी का महल एक बनता है और उसी का जो दरबार होता है, उसी का जो प्रवेश द्वार होता है, उसके गिरने से यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बख्तियार निज़ामुद्दीन औलिया की
बात यहाँ पर सच होती है कि भैया दिल्ली हुनुस दूरस्थ, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली अभी दूर है और उसके लिए हमेशा के लिए ही दिल्ली दूर हो जाती है, वो कभी दिल्ली पहुँच ही नहीं पाता है। रिसाला ए हक नुमा का लेखक कौन है? तो वह है दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था वह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था और इसे द्वितीय अकबर या लघु अकबर भी कहा जाता है। वह काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी अच्छा शासक हो सकता था, लेकिन वह सैन्य प्रशासन में या फिर सैनिक मामलों में औरंगज़ेब से ज़्यादा कौशल या फिर ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था और औरंगज़ेब द्वारा उसे हरा दिया जाता है। निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से किसमें संगीत निषिद्ध है? तो वह है नक्शबंदियों में। इनमें संगीत की मनाही है। बाकी अन्य सिलसिलों में संगीत को बहुत ही अच्छे से गाया जाता है और प्रेम के तौर पर माना जाता है कि हम अपने ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं, उसका एक माध्यम संगीत को माना जाता है। लेकिन नक्शबंदी सिलसिला में संगीत की पाबंदी है। और वह भक्ति संत कौन था जिसने सूफी संत बाबा फरीद से वार्तालाप किया था? तो वे थे नानक और गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। वह भक्ति संत कौन था जो कृष्ण का उपासक नहीं था? तो यहाँ पर मीराबाई भी थी, सूरदास जी भी थे और वल्लभाचार्य भी थे। रामानंद यहाँ पर भगवान राम वाली परंपरा से आते हैं। और दिल्ली में खैरुल मनाजिल मदरसा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना महाम अंगा ने की थी। निम्नलिखित में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह उदाहरण है जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का बहुलता से उपयोग किया गया? तो वह था एतमद्दौला का मकबरा। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में बना और यह नूरजहाँ के पिता थे और जहांगीर के द्वारा इसे बनवाया गया और इससे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर दो सूची दी गई है जिन्हें हमें मिलाना है। एक तरफ स्मारक है और दूसरी तरफ निर्माता है कि उन स्मारकों को किसने बनवाया। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुग़ल काल में या तो अकबर या औरंगज़ेब की नीतियों से जुड़ा प्रश्न बनता है या फिर स्थापत्य या चित्रकारी से जुड़ा प्रश्न बनता है। ये चीज़ें आपको मजबूती से पकड़ के रखनी है। अब यहाँ पर देखो, बादशाही मस्जिद लाहौर किसने बनवाया है? यहाँ पर तो बादशाही मस्जिद जो लाहौर में बनी, इसको औरंगज़ेब ने बनवाया। एतमद्दौला का मकबरा स्वाभाविक बात है जहांगीर के समय पर ये बना। नूरजहाँ के पिता थे तो स्वाभाविक तौर पर नूरजहाँ ने इसे बनवाया। बुलंद दरवाज़ा अकबर के समय पर बनता है और जो मोती मस्जिद है आगरा में, वह शाहजहाँ के समय पर बनती है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या अकबर ने बनवाया था? तो ये पंचमहल अकबर ने बनवाया था। बाकी चीज़ें शाहजहाँ के काल में बनी हमें देखने को मिलती है। भारत के पश्चिमी तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वह थी सूरत। हम देखते हैं कि सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का उन्हें जो रिक्वेस्ट वो करते हैं मुग़ल सम्राट से, उसकी अनुमति उन्हें मिल जाती है। चिनसुरा निम्नलिखित में से किस यूरोपियन कंपनी का व्यापारिक केंद्र था? तो डचों का यह व्यापारिक केंद्र था क्या? चिनसुरा। बांडीवास के युद्ध में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी कंपनी को करारी शिकस्त दी? तो वह था सर आयरकूट। इसने फ्रांसीसी सेना को इतनी करारी शिकस्त दी कि यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और इन्हें भारत से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। अब इसके बाद में देखिए कि किस वर्ष पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रांत बना? तो यह बना 1849 में। 1849 में पंजाब का अधिग्रहण कर लिया जाता है। 1843 में सिंध का अधिग्रहण किया जाता है। 1854 में झांसी, और इसी तरह से अलग अलग नीतियां अपनाकर, जैसे झांसी को दत्तक पुत्र के आधार पर लिया जाता है। हालांकि
ये सारी जो विलय हो रहे होते हैं ये किसी न किसी नीति के तहत होते हैं। जैसे 1848 में डलहौजी आ जाता है, तो डलहौजी अलग अलग प्रकार की नीतियों से राज्य को हड़पता है। जैसे युद्ध के आधार पर, अयोग्य प्रशासन के आधार पर, दत्तक पुत्र के आधार पर अलग अलग तरीके से वह राज्य को हड़पता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है? तो होती है मंगलोर की संधि से। किस अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य हुए संघर्ष के रूप में निरूपित किया है? तो वह है T.R. होम्स ने। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का पितामह कहा जाता है? तो वह है मार्टिन बर्ड को। किसको कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। भारत के किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने प्रांतों हेतु वित्तीय हस्तांतरण की नीति को प्रारंभ किया? तो वह था लॉर्ड मेयो। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय यानी द्वैध शासन की स्थापना होती है? तो वह होती है 1919 में, और 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रयासों से विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किए गए? लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 इनका शासन होता है, और स्थानीय स्वशासन का जनक ब्रिटिश शासन में इन्हें कहा जाता है, और इनके काल में स्थानीय स्वशासन आता है। साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य इनके समय पर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 150 प्रश्न यानी कि 100 प्रश्न इतिहास के ख़त्म होते हैं। 150 क्वेश्चन का यह पेपर होता है, जहाँ पर 50 क्वेश्चन पहले प्रश्न पत्र के होते हैं और 100 क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न पत्र के होते हैं, जो कि आपके विषय का होता है। जो हमारा विषय इतिहास है उसके ये 100 प्रश्न थे। मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों से कुछ बेहतर सीखेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।